दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे आप सिस्टमेटिकली कैसे आप अपना डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये जानेंगे। कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्या टाइम हॉराइजन रखना चाहिए, एंट्री कैसे लेनी चाहिए, एग्जिट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कैसे होना चाहिए, किन सेक्टर्स की तरफ आपका पोर्टफोलियो ज्यादा इंक्लाइन रह सकता है, उस हर सेक्टर में कितनी कंपनीज अप्रोक्सीमेटली आप होल्ड कर सकते हो, एंड इवेंचुअली कितना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस अपने पोर्टफोलियो से। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। ये कोई बहुत नई स्ट्रेटेजी नहीं है, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्ट्रेटेजी, बट इस वीडियो में मैं खुद से 10-12 साल से ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके किस तरह से अपना ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो बनाया है ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मतलब आप अपने इक्विटी स्टॉक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक आपका हो गया कोर स्टॉक्स और दूसरा आपका हो गया सैटेलाइट स्टॉक्स। अब इनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। तो कैसे इसका क्या डिटेलिंग है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि कोर जो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये आपके स्टॉक्स जो है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, और ये बहुत लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन सैटेलाइट वाले जो हैं वो आपको क्विक ग्रोथ पोटेंशियल देंगे, टेक्टिकल प्लेस होंगे कि आज ये सेक्टर अच्छा ट्रेंड हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज ले आए या बजट के अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लली देख सकते हो कि ओहो इस बार तो शुगर स्टॉक्स के लिए फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो आप उस सेक्टर में जा सकते हो। मे बी ये आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, इसका आप डेकेड्स तक नहीं होल्ड करोगे, आप कई सालों तक नहीं होल्ड करोगे, बट आपको एक क्विक आपको ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है उन सेक्टर्स में। इसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के चांसेस रहते हैं। बात करें अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रखने चाहिए, तो मैं इस आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर ये भी दे देता हूं कि यहाँ पे अगर मैं किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ तो हो सकता है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी हो भी, एंड ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं होगी, बिकॉज ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कैसे ऐड किया है वो बता रहा हूँ। एंड दूसरा, ये आप फ्रेमवर्क समझ जाओगे तो आपको खुद स्टॉक्स पिक करना आ जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है कोर पोर्टफोलियो में मैं टारगेट करता हूँ बिटवीन 10 to 15। अब मेरे पास 14 स्टॉक्स हैं आज की डेट में, बट आई कैन ऐड वन स्टॉक में बी, बट 10 to 15 की रेंज में आप इसको रखिए। लेकिन सैटेलाइट पोर्टफोलियो आई कैन हैव एनीवेयर बिटवीन 0 to 30, और 30 का भी ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया नहीं है, 30 का 31 32 भी हो जाए तो चलेगा। आज की डेट पे मेरे पास इसमें 0 स्टॉक्स हैं, आई एम नॉट होल्डिंग एनी स्टॉक फॉर अ टेक्टिकल प्ले। आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, कोई फायदा नहीं है अभी स्टॉक्स ऐड करने का जब तक सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। होराइजन इसका वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन है, डेकेड्स भी है, इवन जनरेशनल भी हो सकता है, मतलब आप 40-50 साल तक भी स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो। सुना है ना, न्यूज में आता है कि मेरे दादाजी ने एमआरएफ के शेयर्स लिए थे 1991-92 में, या पता नहीं कब, 30 सालों से होल्ड कर रहे हैं और आज उनकी क्या वैल्यू हो गई। तो ये ऐसे शेयर्स है जो मैं कभी बेचना नहीं चाहूंगा। अनटिल एंड अनलेस एग्जिट क्राइटेरिया डिस्कस करके बताएंगे कि किस टाइम पे किस ट्रिगर पे मैं इसको बेचूंगा, बट अगर वो ट्रिगर नहीं आता है तो मैं इसको कभी नहीं बेचने वाला इन स्टॉक्स को। एंड इसका सेटेलाइट का रहता है जनरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इट कैन रेंज फ्रॉम मे बी 1 वीक टू लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर। बट इसको मैं ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है टू बुक द प्रॉफिट एज सुन एज लगे कि हाँ काफी प्रॉफिट हो गया है। एक जनरली एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन, ये मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द पोर्टफोलियो, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल स्टॉक्स बट फ्रॉम द पोर्टफोलियो एज अ होल। कोर पोर्टफोलियो में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे मुझे 12 से 15% सीएजीआर तो मिले। अब मैंने आपको बताया कि ये 30 40 50 साल तक भी होल्ड कर सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग सीएजीआर 12 से 15% आना चाहिए। अब जैसे कई स्टॉक्स का पिछले 3-4 साल में सीएजीआर 0% है, बट आगे आने वाले उसमें क्या वो कवर कर सकता है, या हाउ वाज इट बिफोर दैट पीरियड, लेट्स से बिफोर कोविड। तो ये सब पूरा मिला के ऑन एन एवरेज 12 से 15%। एंड सैटेलाइट का नेट नेट आई एक्सपेक्ट अराउंड 20 to 25% सीएजीआर। नेट नेट का मतलब क्या है कि देखिए, एक तो ब्रोकरेज इसमें काफी लगेगा बिकॉज आप काफी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, और दूसरा जब आप इतना जल्दी क्विक सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हो तो आपका लॉसेस भी होना एविडेंट है, होंगे, राइट, क्योंकि आपने जल्दी बेच दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नेट नेट मुझे 20 से 25% इस पोर्टफोलियो से चाहिए। वोलेटिलिटी जैसा कि अब तक आप समझ गए होंगे, इसका वोलेटिलिटी बहुत मीडियम है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे प्राइसेस नहीं होते हैं, ट्रेंड में ही चलते हैं। अगर नीचे भी गिर रहे हैं तो धीरे धीरे प्यार से गिरेंगे। और ये सैटेलाइट स्टॉक का हाई वॉलेटिलिटी होता है, कभी आज 5% अप, 3% डाउन, ब्ला ब्ला, ये सब चलता रहता है अपना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किन सेक्टर्स पे मेरा फोकस रहेगा अगर मैं कोर सेटल पोर्टफोलियो की बात करूं तो। देखिए, कोर पोर्टफोलियो में जब मैं कंपनीज ऐड करता हूं, वो जैसा कि मैंने कहा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, तो सेक्टर भी उसी तरीके के होने चाहिए विच डोंट गेट ऑब्सोलीट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा कि जैसे वॉचेस हो गई, रिस्ट वॉचेस हो गई, ऑल्दो ऑब्वियसली
टाइटन इज वर्किंग वेरी फाइन, बट आजकल घड़ी कौन पहनता है, राइट? अगर कोई प्योर प्ले कंपनी है जो घड़ियों में ही डील कर रही है, तो मे बी दैट सेक्टर माइट हैज बीन डिसरप्टेड बाय मोबाइल फोन्स। इसी तरह कोडेक नाम की कंपनी हुआ करती थी, जिसकी केस स्टडीज बहुत है कि उन्होंने कैमरास बनाते थे, बहुत लीडर थे मार्केट में, बट मोबाइल फोन्स आने के बाद वो कंपनी बिल्कुल गायब हो गई है। तो आपको इस तरह के सेक्टर्स सोचने पड़ेंगे, जो ऐसा तो नहीं कि भाई डिसरप्शन आ रहा है या कुछ नया ऐसा टेक्निक आ जाए कि 5-10 साल बाद वो सेक्टर ही बिल्कुल गायब हो जाए। तो वो सेक्टर्स में मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाऊंगा। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो डिसरप्ट नहीं हो सकते? लेट से बैंकिंग हो गया। तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर डिसरप्ट नहीं हो सकता, उसके फॉर्म बदल सकते हैं। पहले फिजिकल बैंक्स थे, अब ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, बट कंपनीज ने अपने आप को चेंज कर लिया, टेक्नोलॉजी एम्बाइब कर ली है। तो कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो जल्दी से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपनी कंपनी चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिलायंस हो गया। रिलायंस ने कहाँ शुरुआत किया था? टेक्सटाइल से, देन इट वेंट इनटू पेट्रोकेम, एंड आज वो जियो टेलीकॉम में भी घुस गया है, वो रिटेल में भी है, और वो एआई पे भी काम कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि रिलायंस टाइम के साथ अपने को चेंज करता रहता है, राइट? बट कुछ कंपनीज होती हैं जो रिजिड रहती हैं, वो चेंज नहीं कर पाती, फेल हो जाती हैं, तो वो काइंड ऑफ दे बिकम बैंकरप्ट, बंद भी हो सकती है। तो वो सेक्टर्स में मुझे नहीं जाना है। एक सेक्टर हो गया एफएमसीजी। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तरक्की कर, कुछ भी कितना एआईएमएल आ जाए या टेक्नोलॉजी आ जाए, भाई इंसान खाएगा पिएगा तो है ही। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे हैं, एसीज हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे फॉर एग्जांपल, ये सब की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड फिर आपके कुछ सेक्टर्स हो गए जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स, जिसमें लेट से अगर हम इस पे 15 कंपनीज चूज कर रहे हैं आपके कोर पोर्टफोलियो में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 10 से 11 स्टॉक्स इसमें चूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म का, और 4 से 5 कंपनीज मल्टी बैगर ट्राई कर लो उसको कि ये मल्टी बैगर बने। तो आपको ऑब्वियसली कुछ फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में डालना पड़ेगा, जो एटलीस्ट आप डेकेडल होल्ड तो करोगे उसको, कि 10-15 साल में अगर वो स्टोरी निकल के आती है। तो थोड़े बहुत स्टॉक्स में उसमें भी डाल सकता हूँ। और 14 में से मेरे पास ये 12 स्टॉक्स हैं, और इसके मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। कौन से स्टॉक्स हैं वो मैं नहीं बताऊंगा। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में क्या है कि जो भी ट्रेंड हो रहा है, इसमें कोई ऑप्शन, कोई सिलेक्शन नहीं है। जो सेक्टर ट्रेंड हो रहा है मैं उसमें डालने को तैयार हूँ पैसा अपना। न्यूज बेस्ड जनरली रहता है कि कुछ ट्रम्प आ गए जैसे, तो उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिए, तो फार्मा सेक्टर्स डाउन हो गए फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह कुछ सेक्टर्स होंगे जो ऐसी तरह की चीजों से बेनिफिट भी होंगे। तो इस तरह के सेक्टर्स आप ढूंढिए और सोचिए कि रेट कट बेनिफिट किन सेक्टर्स को मिल सकता है, तो वहां पे आप ये सब चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है कैप, मार्केट कैप ओरिएंटेशन क्या रहना चाहिए किस। तो ये जनरली कंपनीज मोस्टली लार्ज कैप्स में पाई जाती, लार्ज कैप्स हो जाती हैं, बिकॉज अगर कोई कंपनी ऑब्सोलीट नहीं हो रही है कई सालों से, बैंक्स, एफएमसीजी एंड ऑल, तो वो लार्ज कैप्स ज्यादा रहते हैं। एंड एक चीज और बताता हूँ आपको इसके आगे, तो आपको समझ में आएगा, बट ऑब्वियसली कुछ कंपनीज इसमें माइक्रो कैप, स्मॉल कैप भी हो सकती है, जो आपका मेनली फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पे थोड़ा फोकस करें। यहाँ पे मेरा मार्केट कैप का कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, ये मैं जनरली इसमें टेक्निकल एनालिसिस वगैरह यूज करता हूँ, आगे बात करेंगे। तो इसमें मैं मार्केट कैप देखता नहीं हूँ, बट मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 1000 करोड़। क्योंकि कंपनी छोटी होती है, मार्केट कैप छोटा होता है, तो चांसेस बहुत होते हैं कि उस पर रोज की रोज सर्किट्स लग रहे हैं। अगर सर्किट्स लग रहे हैं रोज, तो फिर आई जनरली वांट टू अवॉइड दैट। और एक थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं ये भी देख लेता हूँ कि उसका वॉल्यूम थोड़ा डिसेंट हो, मतलब एटलीस्ट 5 से 10 हजार शेयर्स तो एटलीस्ट डेली ट्रेड हो रहे हो, तो लिक्विडिटी रहे। कंपनीज किस तरह की कंपनीज होती हैं, तो आप अभी तक तो खुद समझ गए होंगे कि जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर बोला, तो उसमें मैं लार्ज कैप कंपनीज अगर बात करूं, तो लेट्स से आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये टाइप की कंपनीज हो गई। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनीज शुड बी 1 और 2 पर सेक्टर, इससे ज्यादा कंपनीज में मैंने ये नहीं कि मैं आईटी चूज कर रहा हूं तो उसमें मैंने विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस सब डाल दिया। आई विल सेलेक्ट मैक्स 1 अगर सिमिलर बिजनेस लाइन है तो, और अदरवाइज आई विल सेलेक्ट मोर देन 1 इफ ओनली द आईटी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ सेगमेंट्स ना। वो मिड कैप आईटी अगर आप कंपनी देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके परसिस्टेंट और टाटा एलेक्सा, ये सब हो गया, वो आप इन्फोसिस के साथ भी ऐड कर सकते हो, दैट इज ओके। बट इन्फोसिस टीसीएस को साथ में ऐड करना इन द लॉन्ग रन, मोटा मोटी मुझे लगता है कि दोनों साथ जैसे ही चलते हैं। तो मैं इसमें कोरिलेशन एनालिसिस लगा लेता हूं। अगर दोनों का कोरिलेशन रिटर्न्स का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कमिंग टू बी मोर देन 80%, तो उसमें से मैं एक ही कंपनी चूज करूँ, एक ही कंपनी चूज करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई फायदा है नहीं ज्यादा डाइवर्सिफाई करने से। एंड वो कंपनी को ना अपने उसमें डोमेन में लीडर होना चाहिए। इट शुड बी आइदर नंबर 1 और नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर 25% है और वो लीड कर रही है, तो आई विल प्रोबेबली वांट टू ऐड दैट, और मे बी दो सेकंड वाली जो भी होगी उसके नीचे वाली। इसके अलावा मेरे को नहीं जाना और नीचे। सैटेलाइट में क्या है, कंपनीज कोई भी हो सकती है, एग्नोस्टिक हूं मैं, और एक सेक्टर में 10 कंपनीज भी आ जाए तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू,
2021 के सेकंड हाफ में मैंने रियल एस्टेट कंपनी में समझ गया था कि रियल एस्टेट विल काइंड ऑफ थोड़ा एनालिसिस करी थी कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा चलने वाला है, एंड चला भी। तो बट कौन सी कंपनीज एग्जैक्टली चूज करनी है मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट में इतना स्टडी नहीं किया था। तो मैंने 7-8 कंपनी एक साथ उठा ली। वो 7-8 कंपनीज में कोई अच्छी चली कोई बुरी चली, बट ओवरऑल बेसिस पे 6 से 7 महीने में आई मेड अराउंड 65% रिटर्न ओवर देयर। अब कुछ कंपनी ने 100% रिटर्न भी दिया, कुछ 20% भी दिया, तो अब मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल मेरे को पोर्टफोलियो बेसिस पे 65% रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे मैं एग्नोस्टिक हूँ, इसलिए मैंने इसको 0 to 30 32 डाला है कि आपको कॉन्स्ट्रेंट ना है कि अरे यार मैं 2 कंपनी उठा चुका हूँ एक सेक्टर में, तो अब आगे कैसे उठाऊं। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया और व्हेन टू ऐड एग्जिट, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो का। तो ये अब आप इसके लिए मैंने अलग से पूरी स्लाइड्स बनाई है, अब ध्यान से सुनिए। तो पहले तो कोर पोर्टफोलियो के लिए कौन से टाइप की एनालिसिस लगेगी, मोस्टली फंडामेंटल। अब यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी मार्केट लीडर है कि नहीं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसमें टाइम लगता है एनालिसिस करने में। और जब मैं इसको डेकेडल होल्ड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई विल काइंड ऑफ टेक टाइम, आराम से ऐड करूंगा। इन सारी कंपनीज मोस्टली जो आपके वो 10 से 11 बताई थी मैंने, जो आपकी लॉन्ग टर्म वाली हिस्टोरिकल थी, उनकी तो रिपोर्ट्स इतनी मिलती है, एनालिस्ट रिपोर्ट्स में वो पढ़ता हूँ, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, ये सब करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ, एंड फाइनली आई काइंड ऑफ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट। जो आपके फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं उस पर भी आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड विच काइंड ऑफ सेक्टर्स आर गोइंग टू वर्क वेल इन द फ्यूचर, फिर उनका पोटेंशियल क्या है, उनके कस्टमर्स कौन कौन से, उनका मार्केट शेयर क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है। तो इस कोर पोर्टफोलियो में आप भले ही 10 से 15 कंपनी ऐड करें, बट उसमें एनालिसिस आपका टॉप नॉच होना चाहिए, और मोस्टली फंडामेंटल होता है। अब इसमें आप बोलेंगे फंडामेंटल में आप रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देखिए ये जो कंपनीज है ना, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ करके उखाड़ नहीं लूंगा, ये ऑलरेडी इंडस्ट्री ने करा हुआ है, वो उसको अच्छी वैल्यू दे देते हैं, ये ज्यादा ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड नहीं होते हैं सेक्टर से। तो अब अगर एचयूएल कंपनी फॉर एग्जांपल, उसका अगर ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है अभी, तो 3-4 साल से नहीं हो रहा है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना पड़ेगा कि यार ये कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं। तो आप आज उसका आप रेशियो एनालिसिस करके ज्यादा कुछ कर नहीं लोगे, ऑल्दो आई डू इट, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं मैं उसको। एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मैं मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस यूज करता हूँ। अपनी जो भी मोमेंटम बेसिस से सेक्टर्स अच्छे, कंपनीज अच्छी चल रही हैं, उसको पिक कर लूंगा। टाइमली एग्जिट करने की जरूरत है, वो एग्जिट में अपन बात करेंगे। बट इस ये मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस होती है। अब कौन से सेक्टर की कंपनी आ रही है, कंपनी का नाम भी क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे जो पैरामीटर्स है क्वांटिटेटिव उसको ये मैच कर रहा है, जैसे कि मार्केट कैप, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टॉक सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोर में कंपनीज शुड हैव अ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब ये वाली जो है 10 से 11 वाली, नॉट फ्यूचरिस्टिक, बट ये कंपनीज शुड हैव अ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, और आपके एमआरएफ, ये मतलब पता है हमको 30-40 साल से, 50 साल से एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो कंपनीज प्रोफेशनली अच्छा कर ही रही होंगी और आगे भी अच्छा करेंगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए इसमें यह है कि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो कंपनी ऑलरेडी 2-3 डेकेड्स, 30-40 साल से एग्जिस्ट कर रही है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस लार्जली अच्छा होता है, बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन इट अ लिटिल मोर, बिकॉज कभी कभी इवन आपका 40 साल पुरानी कंपनी में कोई ऐसे एमडी सीईओज आ सकते हैं जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब हो जाए। तो ये थोड़ा मैं स्टडी करता हूँ इसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी वेरी स्ट्रांग, कि आप रिलैक्स होके 20-30-40 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, कि कोई ना कोई आपका अच्छा मैनेजमेंट आपका पैसा मैनेज कर रहा है, यू आर ओनर, यू हैव द ओनरशिप ऑफ अ वेरी साउंड एथिकल कंपनी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग बिजनेस मॉडल विद टाइम, ये मैंने जैसे बता दिया कि रिलायंस ने किस तरह से चेंज किया है, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं, अगर क्या एआई एमएल ये सब अडॉप्शन ज्यादा आ रहा है, सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, तो क्या हमारी आईटी कंपनीज जो है, जो टॉप नॉच आईटी कंपनीज है, क्या वो कोप अप कर पाएंगी। सेक्टर शुड नॉट गो ऑब्सोलीट, ये हम बात कर चुके हैं। फ्यू कंपनीज फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स फॉर मल्टी बैगर्स। तो यहाँ पे तो आपको काफी काम करना पड़ेगा, आपका अजम्पशन होना चाहिए कौन सी सेक्टर्स आपके यू वांट टू बेट ऑन। तो इसमें ज्यादा कंपनीज मत चूज कीजिए, 3 से 4 कंपनी में लगाइए। एक दूसरा तरीका होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, आप जहाँ पे आप वीसी मॉडल अप्लाई करते हैं, कि आप 30-40 कंपनी में छोटा छोटा अमाउंट हर एक में डाल दो, उसमें से आप एक्सपेक्ट करोगे 3-4 तो अच्छी चली जाए। ये जनरली पेनी स्टॉक्स होते हैं, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट फॉर दिस एज्यूम कर रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करके आपने वो 3-4 कंपनीज चूज करी हैं जो आप चाहते हो मल्टीबैगर बने।
सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ट्रेंडिंग सेक्टर और स्टॉक, रिजल्ट बेस्ड। तो जब Q3 Q1 ये मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उस समय एकदम से बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है कुछ स्टॉक्स में, तो वो रिजल्ट्स पे मैं बहुत, रिजल्ट सीजन पे बहुत ध्यान रखता हूँ अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाने में। आजकल रिजल्ट सीजन ऑन है, बट कंपनीज आर नॉट पोस्टिंग गुड रिजल्ट्स, और कभी आ भी रहे हैं तो बहुत जल्दी करेक्ट होकर वापस नीचे आ जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आज की डेट में 0 स्टॉक्स हैं। रेशियो एनालिसिस, ये रेशियो एनालिसिस वो वाला नहीं है कि P/E और आपका ROC, ये रेशियो एनालिसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आईटी स्टॉक में ऐड करना है तो आप निफ्टी आईटी अपॉन निफ्टी, ये वाला जो रेशियो है इसका चार्ट देखिए। मैं इसका चार्ट देखता हूँ बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहा हूँ ना। या फिर आप यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ गोल्ड बाय सिल्वर, तो इसमें ये तो चलो स्टॉक्स नहीं है, बट इवेंचुअली आप रेशियोज देखिए कुछ कंपनीज के। TCS अपॉन रिलायंस हो गया आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, TCS अपॉन इन्फोसिस हो गया, सेम सेक्टर, साथ में चल रहे हैं कि नहीं, अगर कोई ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड है, तो ये सब टाइप के शॉर्ट टर्म के प्लेज ही मैं इस उससे रेशियो एनालिसिस से निकाल के देख सकता हूँ। मे हैव कंपनी मल्टीपल कंपनीज इन अ सेक्टर, बात कर ली। एग्जिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्केट कैप क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 1000 करोड़। वेटेज, तो अगर मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो, देखो ओवरऑल पोर्टफोलियो में मान के चलता हूँ, चलो 100 है अगर आपका, तो उसमें से आप इक्विटी में कितने हैं अज्यूम कर लीजिए, चलिए आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है, मॉडरेटली अग्रेसिव, तो 70% इज इन इक्विटीज। अब उसमें भी आपका क्या है कि कुछ आप डायरेक्ट स्टॉक्स कर रहे हैं और कुछ आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। अज्यूम कीजिए म्यूचुअल फंड्स और ये दोनों दोनों आपका 50-50% है, तो बचता कितना है, 35% आपका डायरेक्ट स्टॉक्स में आपका पोर्टफोलियो। ये सब रैंडम हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, आप अपने हिसाब से अपना नंबर चेक कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए। अब ये 35% का 75 to 80% ऑफ दिस शुड बी इन माय कोर पोर्टफोलियो, एंड रिमेनिंग 20 to 25% शुड बी इन माय सैटेलाइट पोर्टफोलियो। जैसे आज मेरे पास 0 स्टॉक्स है सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, तो ये जो जितना भी पैसा जो अभी है वो कैश में पड़ा हुआ है, सो दैट्स ओके। एंट्री मेथड्स, तो यहां पे वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एंट्री कैसे लेते हो। मैं हर फॉल पे एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक ऐड कर देता हूं। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास आज HDFC बैंक के शेयर्स पड़े हैं। HDFC बैंक में मैं क्या करूंगा, देखा कि आज वो 2% डाउन है, तो मैं लेट्स से 2 स्टॉक्स उसके खरीद लूँ। लेट्स से 5% डाउन है, मैं 5 स्टॉक्स खरीद लूंगा। तो बेसिकली यहाँ में डिप्स को मैं मेंटेन करके जितना नीचे जा रहा है उतना खरीद, कभी कभी क्योंकि HDFC बैंक 1600-1700 पे चल रहा है, तो आई थिंक ये स्टॉक्स आर मोर देयर। अगर कोई 100 रुपए का स्टॉक हो, तो अगर 2% डाउन है तो लेट से मैं उसमें 20 स्टॉक खरीद दूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरा पर स्टॉक एलोकेशन कितना रहता है, आप वो एक्स और वाई अपने लिए डिफाइन कर सकते हो। लेकिन कोई भी सिंगल स्टॉक ऐसा नहीं हो कि वो 10% से ऊपर जाए। तो हर स्टॉक का वेटेज शुड बी ओवरऑल पोर्टफोलियो का लेस देन 10%, ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो का, कोर प्लस सैटेलाइट का। ये सिर्फ कोर ही रहने दीजिए, उसका 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओगे। तो अगर ऐसा लग रहा है HDFC तो गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, मैं ऐड करते 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 10% से ऊपर चला गया हूं, तो मैं वहां पे ऐड करना बंद कर दूंगा। बट फिर बाकी स्टॉक्स अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो हो सकता है ओवरऑल बेसिस पे ये कभी 9.7 9.8 रह जाए, तो वापस ये चालू हो जाता है क्राइटेरिया। तो बेसिकली वी आर एवरेजिंग डाउन ओवर हियर। बहुत लोग कहते हैं एवरेज डाउन मत करिए, कभी भी फॉलिंग नाइफ कैच मत कीजिए। भाई इतने प्यारे हाई क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, इन्फोसिस, HDFC, TCS, HUL जैसे, तो रिलायंस जैसे, तो इट्स नॉट गोइंग टू इट्स नॉट अ फॉलिंग नाइफ। और अगर है भी तो आपको पता नहीं है ना डिप कहाँ कहाँ तक रहने वाला है, तो आप ऐड करते जाइए। अगर आपके पास कैश है, अगर आपके पास कैपिटल है, तो वहां पे आप ऐड करते जाइए इसको, तो बेसिकली आप एवरेज डाउन कर रहे हैं। और थोड़ा एक वैल्यूएशन चेक तो लगेगा, देखिए मोटा मोटी वैल्यूएशन चेक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2020 के बाद से स्टॉक्स इतने ज्यादा ऊपर चले गए हैं कि अगर आप 20% डाउन जाते हैं तो क्या आप यहाँ पे खरीदेंगे। वो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार इतनी ज्यादा ओवर वैल्यू चीजें हो गई। अब जैसे कोई कोई स्टॉक्स 150 PE पे ट्रेड कर रहे हैं और वो आपके कोर पोर्टफोलियो में है, वो 10% करेक्ट होके भी 120 PE पे आ गए, तो क्या आप वो 10 स्टॉक्स खरीदोगे। ये थोड़ा आपको एक सब्जेक्टिव कॉल लेना पड़ेगा। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मैं क्या करता हूं, आई डोंट ट्राई टू कैच बॉटम, आई जस्ट लेट द स्टॉक टू शो सम मोमेंटम फर्स्ट ऑन गुड वॉल्यूम। जैसे रिजल्ट्स के बाद 1-2 दिन रन करने दीजिए उसको, और वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए। तो इफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको 1-2 दिन के बाद लगता है कि हाँ इसमें मोमेंटम आ रहा है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। बेसिकली यू आर एवरेजिंग अप इन सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यहाँ पे वही फॉलिंग नाइफ वाला कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे आप नीचे गिर रहा है स्टॉक तो आप उसको ऐड मत कीजिए, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप एग्जिट कर लीजिए। बट यू शुड ऑलवेज ऐड स्टॉक्स व्हेन इट दे आर गोइंग अप। पिरामिड स्ट्रक्चर मतलब पहले आप 10 स्टॉक लीजिए,
फिर और ऊपर जा रहे हैं तो आप लेट से 8 ले लीजिए, फिर आप 5 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, ऐसे ऐसे लेते रहिए। और एग्जिट पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको एग्जिट कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे ये फंडा है। इसमें आप ट्रेंड देख रहे हैं, मोमेंटम देख रहे हैं, ऑसिलेटर्स देख रहे हैं, क्योंकि आप टेक्निकल टूल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जिट स्ट्रेटजी डिस्कस करने के पहले मैं यहाँ दो चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा। एक कि आप दोनों कोर और सैटेलाइट के लिए अलग अलग डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखिए, एक साथ मिक्स मत करिए, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका सेम स्टॉक कोर में पड़ा हो 20-30 साल के लिए, बट वही स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में भी उसको प्ले करना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेट से इन्फोसिस आपने रखा हुआ है डेकेड कोर में अपना 20-30-40 साल के लिए, बट इन्फोसिस बहुत स्लो चल रहा है, अपना कोर के हिसाब से धीरे धीरे मूव कर रहा है। बट अचानक से आपने देखा कि इसमें मोमेंटम आ गया, राइट, आईटी इंडस्ट्रीज ने कुछ मोमेंटम पकड़ लिया और आपको उसको चाहिए कि सैटेलाइट के थ्रू प्ले कर सके, तो अब वो दूसरे अकाउंट में अपना सैटेलाइट का प्ले लगाइए इन्फोसिस पे। द स्टॉक कैन बी सेम बट डिफरेंट अप्रोचेस इन बोथ कोर एंड सैटेलाइट। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप एक जगह लॉन्ग है और एक जगह इंट्राडे शॉर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इन्फोसिस लॉन्ग में पड़ा हुआ है उधर कोर में और आपको लग रहा है इंट्राडे में मैं इसको शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ, आज मार्केट आज रिजल्ट में भी आया है, रिजल्ट के बेसिस से आई वुड वांट टू गेट बियरिश ऑन इन्फोसिस, आप सैटेलाइट में इन्फोसिस को नेगेटिव प्ले कीजिए, इट्स ओके। तो ये दोनों को सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। तो एग्जिट मेथड्स ऐसे हैं कि पहली बात तो ये मैं बहुत मैंने बोला है डेकेड्स के लिए होल्ड कर रहा हूं, इसको मैं तभी एग्जिट करूंगा जब मुझे लग रहा है कोई सीरियसली कोई इशू आया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर आई डोंट ट्रस्ट द मैनेजमेंट देन आई एम आउट ऑफ द कंपनी, आई डोंट वांट टू बी दी गेट एनी ओनरशिप इन दैट कंपनी। या उनका बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया, अरे आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने पैसा लगाया टाटा मोटर्स पे फॉर देयर कमर्शियल व्हीकल्स फॉर एग्जांपल, बट अब उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम थोड़ा सा पैसेंजर व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है वो अच्छा करें, बट ये आपके थ्योरी से अलाइन नहीं कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। तो आप उस केस में मैं कहूंगा नहीं नहीं, आई डोंट अलाइन विद योर मॉडल। इन्फोसिस ले लीजिए, इन्फोसिस जनरली एक्सपोर्ट्स द सॉफ्टवेयर टैलेंट, राइट, वो सब अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग सर्विस, बेसिकली सर्विस सेक्टर में है। मैंने हो सकता है कि इसी के लिए इन्फोसिस में पैसा डाला होगा कि नहीं आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट, बट इन्फोसिस ने देखा कि अपनी ट्रेंड चेंज हो रहा है और हम थोड़ा यही पे फोकस करेंगे, मे बी आई एम नॉट अलाइंड विद दैट, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। नॉट एबल टू कोप अप विद चेंजिंग टाइम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलायंस कोप अप कर रहा है बट कोडैक कैमरा कोप अप नहीं कर पाया, तो ये सब आपके एग्जिट हो गए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जो पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ करती थी, मफतलाल इंडस्ट्रीज आई रिमेंबर एक कंपनी थी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी थी, ये सब टाइम के साथ जितना जल्दी इवॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए आज ये छोटी छोटी कंपनीज रह गई है। रिलायंस अपने आप को इवॉल्व करता रहा, इसलिए आज भी वो नंबर 1 कंपनी है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, आपने 10 कंपनी ऐड करी, फिर 8 ऐड करी, फिर 5 ऐड करी, रोज सुबह उठ के आप थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करके नया स्टॉप लॉस लगाओ, या जीटीटी आप अपना मूव करते रहो। अगर आप जैसे जीरोधा में आप जीटीटी अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक अगर थोड़ा सा गिर भी जाता है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड यू विल बुक प्रॉफिट्स ओवर देयर। एंड एक बार बढ़ते वॉल्यूम में अगर स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब कि शायद वो और गिरेगा, आपका काम हो गया, आप एग्जिट कर लो। अब स्टॉप लॉस कितना डीप होना चाहिए, दैट इज अनदर चैप्टर इन इटसेल्फ, वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ टू कीप योर स्टॉप लॉसेस कितना डीप होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का कहना ही होता है हमारा तो स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है हमेशा, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो रिबाउंड हो गया, हमें बेनिफिट मिल गया होता। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, बट कहाँ लगाएं इज ऑल्सो एन आर्ट, वो हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। एग्जिट टाइमिंग शुड प्योरली कम फ्रॉम टेक्निकल टूल्स। यहाँ पे आप दिमाग मत लगाइए कि उम्मीद करते हैं कि यार रिजल्ट तो अच्छा था तो ऊपर जाना चाहिए, रिजल्ट इतना अच्छा है फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है। स्टॉक गिर रहा है, आपको अगर आपके मूविंग एवरेजेस ए वीवैप ने अगर इंडिकेशन दे दिया है, ब्रेक डाउन हो गया है कि एग्जिट, तो एग्जिट, यहाँ पे अपना दिमाग लगाना नहीं है। एंड फाइनली एक फैक्टर ओरिएंटेशन है, अगर आप फैक्टर्स जानते हैं थोड़ा सा तो यू नो दैट यहाँ पे फैक्टर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो है वैल्यू और क्वालिटी। तो आई एम, बिकॉज मैं गिरते स्टॉक को ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं वैल्यू इन्वेस्टर बन रहा हूँ, एंड आई एम विलिंग टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, एंड मेरे पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं। बट सैटेलाइट में मेरे जो फैक्टर्स लगेंगे वो है मोमेंटम और सेंटिमेंट। मोमेंटम है स्टॉक में, ग्रेट, इसलिए पिछले कुछ महीनों से मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ्स और मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहे, बिकॉज मोमेंटम नहीं है मार्केट में अभी स्टॉक्स में। एंड सेंटिमेंट, ऑब्वियसली सेंटिमेंट इज अ बिग थिंग। अगर आपका सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है स्टॉक में और उसका रिजल्ट डिसेंट आया फिर भी वो स्टॉक गिर जाता है, आपने देखा होगा, बिकॉज सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव है बट रिजल्ट्स ने कोप अप नहीं किया कभी, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है तो स्टॉक एकदम से भागने लगता है। तो ये कहानी है। इसमें आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना उसमें हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, बताइए, आई विल बी विलिंग टू हेल्प यू। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।